गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़ मैं आपका स्वागत करता हूं आजकल कॉलेज शिक्षा के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधार पर। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट के पेपर विश्व के संविधान या प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं की। इसमें अपन बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिका का संविधान, जिसमें हम चल रहे हैं राष्ट्रपति। अमेरिकी शासन व्यवस्था में चूंकि हम अमेरिका को विश्व का पहला अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं, इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अमेरिका का राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका है। मुख्य कार्यपालिका ही नहीं, वो हम यूं कहें कि अमेरिकी शासन व्यवस्था की धुरी है। सारी शक्तियां, समस्त चीजें, सारी बातें यदि कहीं से शुरू होकर कहीं पर समाप्त होती है तो वो है स्वयं राष्ट्रपति। और शायद इसी कारण से ऐसा माना भी जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्याध्यक्ष भी है। वो एक साथ राष्ट्राध्यक्ष भी है और शासनाध्यक्ष भी है। राष्ट्राध्यक्ष इसलिए कि वो राष्ट्र का मुखिया, और शासनाध्यक्ष इसलिए कि वो सरकार का भी मुखिया है। यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका नहीं पाई जाती, इसलिए जो भी कार्यपालिका होती है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, वही सारी शक्तियों का स्रोत भी होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था की भांति मंत्रिमंडलात्मक शासन नहीं होता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था नहीं होती। जो भी व्यवस्थाएं होती है राष्ट्रपति के रूप में होती है, राष्ट्रपतीय व्यवस्थाएं होती है। हालांकि कहने के लिए मंत्री अवश्य होते हैं, लेकिन वो मंत्री न होकर वो वास्तव में राष्ट्रपति के सचिव कहलाते हैं। राष्ट्रपति इनको कहीं से भी लेने के लिए स्वतंत्र होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की भांति अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्री नहीं लिया जाता। तो देखने में संसदीय शासन व्यवस्था के एकदम विपरीत, या यूं कहें एकदम उलट अगर कोई शासन व्यवस्था है तो वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति या राज्य का जो मुखिया होता है वही व्यक्ति अध्यक्ष कहलाता है। उसी के नाम से वास्तविक रूप से शासन संचालन किया जाता है। तो हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की। अमेरिकी संविधान में कुल मिलाकर 7 अनुच्छेद है। 7 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका या संसद को कहा जाता है। अनुच्छेद 2 वहां की कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है, और अनुच्छेद 3 वहां की न्यायपालिका से संबंधित है। तो हम चूंकि बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ इतना कहा गया है कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति होगा और समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि हम सही मायने में देखें तो अनुच्छेद 2 बहुत ही संक्षिप्त है, और इस कारण से बहुत सी ऐसी बातें जो वास्तव में होनी चाहिए थी, लिखी जानी चाहिए थी, शामिल की जानी चाहिए थी, वो सब कुछ वंचित रहेगी। फिर भी समय के साथ ऐसी व्यवस्थाओं का, ऐसी परंपराओं का विकास हुआ। न्यायपालिका के ऐसे निर्णय आए जिन्होंने बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में स्थापित कर दिया। हम आज उसी की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उसकी योग्यताओं की। अमेरिकी संविधान में योग्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ भी आगे के प्रावधान हुए वो सारे के सारे अमेरिकी व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस के द्वारा किए गए। कांग्रेस के 2 सदन है वहां पर, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों को कानून निर्माण के मामले में बराबर शक्तियां प्राप्त है। तो यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में इतर चीजों का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के द्वारा समय समय पर बनाए गए कानूनों के माध्यम से हुआ। तो ये जो योग्यताएं हैं वो योग्यताएं अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में लिखी गई। इसमें लिखा है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा, कम से कम 14 वर्ष तक, और इसके अलावा अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। इसका मतलब वो स्वयं जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है उसका जन्म कम से कम अमेरिका में हुआ हो। ये आवश्यक नहीं है कि वो अमेरिका का हो,
उसका जन्म अमेरिका में हो, यानी कि अमेरिका का नागरिक हो, और उसके माता पिता ने पहले से ही अमेरिका की नागरिकता ले रखी हो। और चौथा क्लोज दिया गया कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये उसकी योग्यता है। और उसके वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियां, वार्षिक कर मुक्त वेतन मिलता उसको $4 लाख वार्षिक। इसके अलावा $50,000 सामान्य खर्च भत्ते के रूप में प्राप्त होते हैं, उसके वेतन और भत्ते। और जहां तक बात उन्मुक्तियों की, उन्मुक्तियां मतलब शाब्दिक अर्थ होता है छूट होना। किन चीजों से छूट है? किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तारी, परमादेश, अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। यानी कि उसने पद पर रहते हुए यदि कोई भी अपराध कर दिया हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध कोई परमादेश या कोई अध्यादेश भी लाया नहीं जा सकता। याद रखिए, ये उन्मुक्तियां सिर्फ तब तक है जब तक वो अपने पद पर है। पद पर हट जाने के बाद वो एक आम नागरिक होगा और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि पद पर रहते हुए उसने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, तब भी पद पर न रहने के बाद उसके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। कार्यकाल की जहां तक बात है, अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में उसका कार्यकाल बतलाया गया 4 वर्ष, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर, यानी कि दोबारा निर्वाचित होने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जॉर्ज वाशिंगटन, वो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। तीसरी बार उन्होंने स्वयं ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तब से यह परंपरा बन गई कि अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार ही चुना जाएगा, या उसका अधिकतम जो कार्यकाल है 2 तरह के 2 हो सकते हैं, प्रथम 4 फिर 4। लेकिन उसके पश्चात रूजवेल्ट जो थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा। वो 2 बार तो राष्ट्रपति चुने ही गए थे, लेकिन उन्होंने 1940 में तीसरी बार चुनाव लड़ा, तीसरी बार जीते, और 1944 में चौथी बार भी वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, चौथी बार भी राष्ट्रपति बने। लेकिन चौथा कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके पश्चात सन 1951 में 22वां संशोधन किया गया। अमेरिकी संविधान में 1951 में 22वां संशोधन करके यह तय कर दिया गया कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। इसका मतलब अधिकतम 8 वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है, इसके उपरांत राष्ट्रपति नहीं रहेगा। अब ये चीज पहले चूंकि परंपरा थी, अब ये चीज संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में ही शामिल हो गई है कि अधिकतम कार्यकाल 2 हो सकते हैं, यानी 8 वर्ष तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। महाभियोग का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 2 के खंड 4 में राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है इसका वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस देशद्रोहिता, घूसखोरी तथा अन्य गंभीर अपराधों के लिए महाभियोग लगा सकती है। यानी कि महाभियोग लगाने का अधिकार किसको होगा? कांग्रेस यानी कि उसकी व्यवस्थापिका यानी कि 2 सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। किन आरोपों पर महाभियोग लगाएगी? देशद्रोहिता, घूसखोरी तथा अन्य गंभीर अपराध। इस प्रकार का गंभीर अपराध जिसको कांग्रेस राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं मानती, ऐसे किसी भी अपराध के लिए उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। आगे प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से आरोप लगाती है। यानी कि कांग्रेस के जो 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उसमें प्रतिनिधि सभा सबसे पहले आरोप लगाएगी। आरोप लगाने का जो प्रस्ताव है वो भी प्रतिनिधि सभा के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब 2/3 बहुमत से प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव पारित कर देती है, इसका मतलब राष्ट्रपति के विरुद्ध अब महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महाभियोग की सारी प्रक्रिया सीनेट में चलती है। आगे लिखता है सीनेट जांच करती है, यानी जो आरोप प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए हैं उन आरोपों की जांच सीनेट के द्वारा की जाएगी। और इस समय जब सीनेट राष्ट्रपति पर महाभियोग के मामले की सुनवाई कर रही होती है, उस समय
सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। यानी कि सीनेट की अध्यक्षता उस समय सीनेट का सभापति नहीं करेगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेगा। और इस समय राष्ट्रपति को यह पूरा अधिकार है कि वो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। लेकिन यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सीनेट उस प्रस्ताव के अनुसार जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करेगी। इस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीनेट की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है। सीनेट यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं, इसका मतलब महाभियोग पारित माना जाएगा और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा। केवल एक बार ऐसा हुआ है, सन 1867 में जॉनसन के विरुद्ध सीनेट में एक मत से प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी कि जो 2/3 बहुमत चाहिए था वो 2/3 बहुमत से सिर्फ एक वोट कम रह गया और इस कारण से 1867 में जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग पारित नहीं उसका। दूसरी कंडीशन आने वाली थी 1974 में, जुलाई 1974 में, जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन हुआ करते थे, उनके विरुद्ध वाटरगेट कांड के कारण से महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना था और जो सीनेट प्रतिसभा की जांच समिति है उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। इससे पहले कि प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव लाया जाता, रिचर्ड निक्सन ने त्याग पत्र दे दिया। यानी निक्सन के विरुद्ध यह प्रस्ताव प्रारंभ नहीं किया जा सका। केवल एक ही बार ऐसा हुआ लेकिन वो पारित नहीं हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। निर्वाचन प्रक्रिया, इसको बड़ी अच्छी से समझते हैं अपन। अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण हुआ है, रिजल्ट भी पूरे डिक्लेयर हो चुके हैं। जो बाइडेन है वो राष्ट्रपति बने। क्या प्रक्रिया है, इस पर अपन विशेष रूप से गंभीरता से विचार करें। इसके दो पहलू है, एक सैद्धांतिक पहलू और एक है व्यवहारिक पहलू। दोनों को ही बारी बारी से देखते हैं। संविधान निर्माता क्या चाहते थे और व्यवहार में वो क्या चीज बन रही है। सैद्धांतिक पहलू की बात करेंगे। सबसे पहले निर्वाचक मंडल, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। प्राय हम मानते हैं, सुनते हैं, लोग कहते भी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट होता है, लेकिन ये डायरेक्ट निर्वाचन नहीं है। किसी भी पद का, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है, न कि डायरेक्ट राष्ट्रपति का। जो निर्वाचक मंडल बनता है वो बाद में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, निर्वाचक मंडल। इसमें देखिए, प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या कांग्रेस में उनके प्रतिनिधियों के बराबर होगी। प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, कांग्रेस में उनके प्रतिनिधियों के बराबर। कांग्रेस का मतलब दोनों सदनों से है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे न्यूयॉर्क राज्य है, न्यूयॉर्क राज्य में प्रतिनिधि सभा में मान लीजिए 40 सदस्य हैं और सीनेट में, जो कि सीनेट में प्रत्येक राज्य के 2 सदस्य हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस में न्यूयॉर्क राज्य से कुल कितने प्रतिनिधि आने हैं, 42। इसका मतलब कि निर्वाचक मंडल में न्यूयॉर्क राज्य के कितने प्रतिनिधि होंगे, 42। फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया राज्य है, जॉर्जिया राज्य के प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं 12 और सीनेट के सदस्य हैं 2। इसका मतलब कुल कितने सदस्य हुए, 14। तो जॉर्जिया राज्य से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए जो सदस्य चुने जाने हैं उनकी संख्या है 14। ये एग्जांपल दिए है मैंने। इस प्रकार से निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के कुल निर्वाचक है 538। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या है 435।
सीनेट के सदस्यों की संख्या है 100, कुल हो गई 535। 3 प्रतिनिधि जिसे हम डीसी कहते हैं, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके पर सदस्य चुने जाने होते 3। ये सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ही शामिल होते, अन्यथा नहीं। इसलिए 535 प्लस 3 इजिकल टू 538, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि निर्वाचकों की संख्या कुल कितनी हुई? 538। इसमें यदि अपन 2 का भाग दे देते हैं तो आंकड़ा निकलता है 269 प्लस 1, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए बहुमत चाहिए कितना? 270। जो व्यक्ति निर्वाचक मंडल में 270 व्यक्तियों का यानी 270 निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त लेता है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है। एक बात और याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव सूची प्रणाली से होते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सूची प्रणाली, उसमें राष्ट्रपति का नाम नहीं होता, उम्मीदवार का नाम नहीं होता, बल्कि नाम होता है राजनीतिक दल का। जैसे कि मुख्य तौर पर 2 राजनीतिक दल हम मानते हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा भी वहां पर राजनीतिक दल है जो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। तो सूची प्रणाली में राजनीतिक दल का नाम लिखा होता है। मतदाता राजनीतिक दल को मत देगा, न कि उम्मीदवार को। और पसंद के हिसाब से जिसको वरीयता प्राप्त होती है, जिसको बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के व्यक्ति को जो कि नामांकित हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है। खैर, तो सबसे पहले क्या हुआ? निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचकों का चयन, यानी कि जो मतदाता है वो कैसे चयन करेंगे? 18 वर्ष की आयु प्राप्त जो व्यक्ति, जो नागरिक अमेरिका में जिनको 18 वर्ष की आयु प्राप्त है, वो मताधिकार प्राप्त है और वो निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करने के लिए वोट देने का अधिकारी है। इस चुनाव को बोलते हैं प्रत्येक लीप वर्ष के नवंबर माह के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को। गौर कीजिएगा, प्रत्येक लीप वर्ष, यानी जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, सामान्य सा अर्थ ये है। प्रत्येक लीप वर्ष के नवंबर माह के, हमेशा नवंबर माह में ही होते हैं, इसी नवंबर माह में चुनाव हुए हैं, प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को। यानी कि नवंबर में अगर पहला दिन मंगलवार है तो उस दिन नहीं होगा, पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को। इस बार चुनाव प्रक्रिया लंबी चली थी अमेरिका में, क्योंकि कोरोना संकट कारण से कोरोना काल था और एक दिन में मतदान संभव नहीं था। बहुत बड़ी मात्रा में मतदान होता है और इस कारण से बहुत लंबी प्रक्रिया चली थी। 9 दिनों तक मतदान हुआ था। तो वैसे एक ही दिन में होता है ये, लेकिन इस बार 9 दिन तक चला था। और प्रत्येक लीप वर्ष के नवंबर माह के प्रथम सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को मतदाता सूची प्रणाली के अनुसार निर्वाचक मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को। दूसरे बुधवार, अगर मान लीजिए पहला ही दिन बुधवार है तो उसके बाद जो सोमवार होगा उसको नहीं होगा, बल्कि दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को होगा। इसका निर्वाचन राष्ट्रपति कौन करेंगे? ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य जो 538 हैं, ये जो चुने गए हैं, ये अब दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को अपने राज्यों की राजधानी में मत डालेंगे। किसके पक्ष में? जो उम्मीदवार पहले से ही पार्टी ने तय कर रखा है। इसके बाद मतों की गणना। मतों की गणना हमेशा अमेरिका में होती है 6 जनवरी को, और करता कौन है? उपराष्ट्रपति। जो 538 वोट है, वोट कितने हुए? 538। ये जो 538 वोट है, इन्होंने जो दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को जो मतदान किए, उस मतदान के बाद राष्ट्रपति 6 जनवरी को इन मतों की गणना करता है उपराष्ट्रपति, और फिर वही राष्ट्रपति के नाम की घोषणा करता है। आगे है प्रतिनिधि सभा द्वारा चयन। किस कंडीशन में होगा? किसी को भी बहुमत प्राप्त ना होने पर, अगर किसी भी उम्मीदवार को ये आंकड़ा 270 का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, तब
इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा प्रतिनिधि सभा के द्वारा। ये क्या करेगी, प्रथम 3 उम्मीदवारों में से जो प्रथम 3 उम्मीदवार, मान लीजिए कुल मिलाकर 7 उम्मीदवार है, किसी को भी 270 का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऊपर के जो 3 उम्मीदवार हैं जिनको सर्वाधिक मत मिले उनके नामों की सूची प्रतिनिधि सभा को भेजेगी। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का एक मत है। यहाँ तो मत अलग अलग है, कुल मत 538 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के बराबर इनका स्थान तय है, लेकिन यहाँ पर एक राज्य एक मत। इसका मतलब प्रतिनिधि सभा में 50 राज्य हैं, 50 मत माने जाएंगे, चाहे कि उनके प्रतिनिधि सभा में कितने भी सदस्य हो। जैसे कि हमने ये कहा कि न्यूयॉर्क के 40 सदस्य हैं प्रतिनिधि सभा में, 40 वोट नहीं, सिर्फ एक वोट माना जाएगा। जॉर्जिया के जैसे कि 12 है तो सिर्फ एक ही वोट माना जाएगा, यानी 50 प्लस सिर्फ 50 राज्य 50 मत। अब जिसको 26 मत प्राप्त होता है वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा। उसके लिए 270 का आंकड़ा आवश्यक नहीं है अगर प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुनाव किया जाता है। यहाँ एक राज्य का एक मत का नियम, अभी मैंने बताया एक राज्य एक मत। अब तक 2 बार ऐसा हो चुका है जब प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया। एक सन 1800 में जेफरसन और 1824 में क्विंसी एडम्स प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुने गए थे। अब तक 2 बार ऐसा अवसर आया है कि प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ा, यानी कि किसी को भी उस समय जरूरी बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था। आगे शपथ एवं पद ग्रहण 20 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही पद ग्रहण करता है। 20 जनवरी का मतलब अगले वर्ष पद ग्रहण करेगा और उसको शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तब उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही नया चुनाव करवाया जाए, नया राष्ट्रपति चुना जाए। राष्ट्रपति बनेगा इसी प्रक्रिया से, लीव वर्ष में ही चुनाव होगा और जो तय सिस्टम है उसी के अनुसार चुनाव होगा। बीच में कोई चुनाव नहीं होता, चाहे अगले दिन ही उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। उपराष्ट्रपति बाकी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाएगा, सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का नहीं होगा। यह है सैद्धांतिक पहलू। अब बात करते हैं व्यवहारिक पहलू की। व्यवहारिक पहलू के अनुसार राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिस वर्ष चुनाव होना है, जैसे कि इस बार 2020 में चुनाव हुआ था, अगली बार 2024 में चुनाव होगा, जिस वर्ष चुनाव होना है उस वर्ष के जुलाई या अगस्त माह में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का नामांकन, यानी कि जुलाई अगस्त में जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है उस दल में से कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसका समर्थन करता है। जब ये तय हो जाता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव आया है, तब उसके पक्ष में वोटिंग होती है। और वोटिंग के लिए जरूरी है, उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी है कि बहुमत प्राप्त करे। यानी कि जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें जितने भी व्यक्ति उस दल के उपस्थित हुए उनका बहुमत उसको प्राप्त होना चाहिए। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये बहुमत प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए कि 20 व्यक्तियों का नाम आ गया, 20 व्यक्तियों का प्रस्ताव आ गया, तो उसके पक्ष में वोटिंग होगी और वोटिंग में जो जितने व्यक्तियों ने वोट किया, मतदान किया, उनका बहुमत किसी के पक्ष में होना चाहिए। यदि पहली गणना में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दोबारा वोटिंग होती है। सबसे नीचे जो कम वोट प्राप्त करते हैं उन व्यक्तियों को हटाते जाते हैं, हटाते रहते हैं, दोबारा मतदान होता रहता है। एक बार ऐसा ही मामला आया था कि 103 बार वोटिंग करवानी पड़ी थी किसी उम्मीदवार को उम्मीदवार के रूप में नामांकित करने के लिए। इसलिए सब कुछ तय होता है राष्ट्रीय सम्मेलन में कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा। राष्ट्रीय सम्मेलन दल के अनुसार होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का अलग होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का अलग होता है, जो बाकी पार्टियां हैं उनका अलग होता है। वो अपने अपने दलों के हिसाब से
कोई व्यक्ति उनका नाम का समर्थन करता है, कोई प्रस्ताव करता है, फिर जब उम्मीदवारी तय हो जाती है तब उनके पक्ष में वोटिंग होती है। वोटिंग में जो व्यक्ति वोट करते हैं, मतदान करते हैं, उनका बहुमत उसके पक्ष में होना आवश्यक है। अगला है चुनाव अभियान। जब तय हो जाता है कि फला पार्टी का फला व्यक्ति उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद का, तब उसके पक्ष में जगह जगह चुनाव कार्यालय खोलकर चुनाव अभियान चलाया जाता है। साहित्य के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अलग अलग तरीके से प्रचार किए जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किए जाते हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सके और अधिकतम बहुमत प्राप्त करने की चेष्टा की जा सके। इकाई नियम, इसको समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इस एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। मैंने यहां बताया कि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या न्यूयॉर्क राज्य के प्रतिनिधि सभा में 40 है, सीनेट में 2, यानी कुल मिलाकर न्यूयॉर्क राज्य से कितने व्यक्ति आते हैं? 42। ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों की भी संख्या है। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक मंडल में उतने ही व्यक्ति होंगे जितने की कांग्रेस के होंगे। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सूची प्रणाली से होता है, सूची प्रणाली, और सूची प्रणाली में उम्मीदवार का नाम नहीं होता, तो फिर किसका नाम होता है? दल का। उम्मीदवार नहीं बल्कि किसका नाम होगा? राजनीतिक दल का। यहाँ पर मतदाता उम्मीदवार को मत नहीं देता बल्कि किसको मत देता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल के आगे वो अपनी पसंद लिखेगा, 1 2 3 4 5 जितने भी दल होंगे वो पसंद लिखेगा, और पसंद के आधार पर ही मतों की गणना की जाएगी। क्योंकि बैलेट पेपर से मतदान होता है, इसलिए मतों की गणना लंबी चलती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही मतों की गणना हो जाए। एक दिन भी चल सकती है, 2 दिन भी चल सकती है, 5 दिन भी चल सकती है, 10 दिन भी चल सकती है। ऐसा अभी इस बार के जो राष्ट्रपति चुनाव थे 13 दिनों तक मतों की गणना हुई है। इसका मतलब ये सब कुछ इसके आधार पर है। क्योंकि एकल सक्रिय मत प्रणाली से चुनाव होता है तो मतों का एक से दूसरे में हस्तांतरण भी किया जाता है। प्रक्रिया बड़ी जटिल है, इस कारण से लंबा समय लग जाता है। तो चूंकि यहाँ पर उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाता, सूची के अनुसार राजनीतिक दल को मतदान दिया जाता है। इसलिए जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के सारे व्यक्ति एक ही पार्टी से चुन लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क से कुल कितने व्यक्तियों का चयन किया जाना है? 42। मान लीजिए कि न्यूयॉर्क राज्य में 42 में से 22 स्थान मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी को प्राप्त हो गए और 20 स्थान मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी को प्राप्त हो गए, तो यहाँ पर बहुमत किसको प्राप्त हुआ है? डेमोक्रेटिक। और कुल स्थान कितने हैं? 42। तो ये 22 स्थान नहीं बल्कि 42 के 42 व्यक्ति किसके चुन लिए जाएंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी के। दोबारा क्लियर करता हूं इसको। यहां पर आप दूसरा उदाहरण से समझिए। जॉर्जिया से कांग्रेस में कुल व्यक्ति है 14, 12 प्रतिनिधि सभा में, 2 सीनेट में। निर्वाचक मंडल के लिए जॉर्जिया राज्य से कुल कितने व्यक्ति चुने जाएंगे? 14। मान लीजिए जॉर्जिया में 8 व्यक्ति रिपब्लिकन पार्टी के चुन लिए गए और 6 व्यक्ति मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी के चुन लिए गए। क्योंकि बहुमत जॉर्जिया में मिला है रिपब्लिकन पार्टी को 8, और ऐसे में ये जो 14 के 14 व्यक्ति है ये सारे किससे आ जाएंगे? रिपब्लिकन पार्टी से, और डेमोक्रेटिक पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं आएगा। इसको कहते हैं इकाई नियम। जिस राज्य में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य उसी पार्टी से चुन लिए जाते हैं। यहां पर मैंने बताया आपको न्यूयॉर्क राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला। न्यूयॉर्क राज्य के 42 व्यक्ति हैं, तो 42 के 42 व्यक्ति किससे चुन लिए जाएंगे? डेमोक्रेटिक पार्टी से। सूची दी है किसने? पार्टी ने। अगर 42 स्थान है तो 42 व्यक्तियों की सूची होगी, 42 से ज्यादा की भी हो सकती है, कम की नहीं हो सकती। और अगर 14 व्यक्तियों के लिए है तो 14 व्यक्तियों से ज्यादा के नाम हो सकते हैं, कम के नाम नहीं होंगे। दल सूची देगा और दल को वोट डालेंगे, फिर जिसको बहुमत प्राप्त होगा सारे व्यक्ति उसी दल से चुन लिए जाएंगे। जो व्यक्ति सूची जिसकी राजनीतिक दल ने दी है वही व्यक्ति निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, सारे के सारे एक ही पार्टी से। फिर निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, ये वही प्रक्रिया है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पर क्या है, दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को। कौन करेंगे, ये व्यक्ति। कौन से व्यक्ति, जो इस प्रक्रिया से चुनकर आए। 538 व्यक्ति चुनकर आए। ये 538 व्यक्ति जो है ये दिसंबर माह के दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को राज्य की राजधानी में इकट्ठे होकर मतदान करेंगे। किसके लिए करेंगे, राष्ट्रपति के लिए। 500 यहाँ पर 538 वोट है और 538 में से 270 जिसके पक्ष में चले जाएंगे वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुने गए हैं जो बाइडेन, उनको 306 मत प्राप्त हुए हैं, यानी कि 306 निर्वाचक मंडल के सदस्यों का समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्राप्त हुआ है और वो आने वाले जो 20 जनवरी है अगले साल, उस साल वो पद ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। अभी भी उनका, अभी केवल उनके पक्ष के यानी कि उनकी पार्टी के जो निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 306 है, वो अब दिसंबर माह में राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करेंगे। तो यह है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ये थोड़ी जटिल, बहुत जटिल जरूर है, आसानी से समझ में भी नहीं आती। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हम इसको क्लियर करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।